प्यारे विद्यार्थियों, आज हम द्विबीजपत्री भ्रूण और एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। ये द्विबीजपत्री भ्रूण का चित्र है। कल हमने द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन किया था और हमने देखा था कि युग्मनज में विभाजनों के फलस्वरूप पहले गोलाकार भ्रूण बनता है, फिर हृदयाकार भ्रूण बनता है। ये भ्रूण पूरा। अब इस भ्रूण की संरचना हम लोग देखें द्विबीजपत्री भ्रूण की, तो काफ़ी सरल सा ये चित्र दिख रहा है। एनसीईआरटी की किताब है ये। इसमें स्पष्ट रूप से दिखते हैं कि इसमें दो बीजपत्र हैं, ये एक, ये दूसरा, तभी द्विबीजपत्री भ्रूण। और दोनों बीजपत्रों के बीच में प्रांकुर है, प्रांकुर, जिसे भावी प्ररोह का निर्माण होगा। और इसके ठीक विपरीत छोर पर ये मूलांकुर है, रेडिकल, जिससे भावी मूल तंत्र का विकास होगा। रेडिकल या मूलांकुर के ऊपर मूल गोप का सुरक्षात्मक आवरण है। ठीक है। अब दो शब्द आते हैं, एक हाइपोकोटाइल या हाइपोकोटिल कह सकते हैं, एक एपिकोटाइल या एपिकोटिल कह सकते हैं। बीज पत्रों के जुड़ने के स्तर से ऊपर का जो भाग है भ्रूणी अक्ष, भ्रूणी अक्ष कहेंगे प्रांकुर और मूलांकुर को मिलाने वाला अक्ष, वो भ्रूणी अक्ष। ठीक है, प्रांकुर व मूलांकुर को मिलाने वाला अक्ष भ्रूणी अक्ष। भ्रूणी अक्ष का वह भाग जो बीज पत्र के जुड़ने के स्तर से नीचे स्थित है, उसको कहते हैं बीज पत्राधार या हाइपोकोटिल या हाइपोकोटाइल। ठीक है, हाइपोकोटाइल या बीज पत्राधार का अंतिम किनारा होता है मूलांकुर। इसी प्रकार बीज पत्र के जुड़ने के स्तर से ऊपर का जो भ्रूणी अक्ष है उसको कहते हैं बीज पत्रोपरिक या एपिकोटाइल। तो यहाँ पे हम लोग नामांकन करते तो ये एपिकोटाइल होता, ये रहा इधर नाम दिया एपिकोटाइल या एपिकोटिल कह सकते हैं। एपिकोटिल या एपिकोटाइल हिंदी में बोलते हैं बीज पत्रोपरिक, नाम से स्पष्ट है, बीज पत्र के ऊपर का भाग। उसका अंतिम किनारा प्रांकुर, अंग्रेजी में प्ल्यूम्यूल कहलाता है। ये इतनी सी संरचना द्विबीजपत्री भ्रूण की। ठीक है। अब एपिकोटिल और हाइपोकोटिल को और ज़्यादा ढंग से समझने के लिए हम एक चित्र पर विचार कर देखते हैं। देखो, एक ये चित्र है बीजांकुरण का, कि द्विबीजपत्री बीज कैसे अंकुरित होता है। तो इसमें अपने को इस तीसरे चित्र से चलते हैं यहाँ से। तो ये बीज पत्र है, कोटिलेडन, ये दिख रहा है बीज पत्र। ये बीज पत्र बाहर आ गया, बीज पत्र, और ये बीज पत्र ऐसे खुल गए। जब बीज अंकुरित हो रहा है, ये बीज अंकुरण की अलग अलग स्टेप है, यहाँ से चलकर आगे तक, है ना। तो हम लोग एक बार इन तीन स्टेप पर चर्चा कर रहे हैं, इन तीन पर, इस पर, इस पर, इस पर। तो ये बीज पत्र दिख रहे हैं, ये बीज पत्र बाहर आ गए हैं और ये बीज पत्र इधर पूरे खुल गए हैं, है ना। तो देखो, ये बीज पत्र का जुड़ने का स्तर व इसके ऊपर वाले भाग, ये ऊपर वाला भाग, इसके लिए नाम दिया है एपिकोटिल या एपिकोटाइल। और इसकी ये जो चोटी है ये है प्रांकुर। ठीक है। और ये बीज पत्र के जुड़ने के स्तर से नीचे का भाग ये हो गया हाइपोकोटिल या हाइपोकोटाइल। और इसकी अंतिम चोटी वो हो जाएगी मूलांकुर वाली। ठीक है, मूलांकुर से ही ये मूल बना है, प्रांकुर से ही ये प्ररोह बन रहा है। ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। तो ये साधारण सी बातें हैं। अब हम लोग पुनः चलते हैं, अब एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना पर चर्चा करते हैं। एक बीजपत्री भ्रूण, ये एक बीजपत्री भ्रूण का चित्र है। द्विबीजपत्री भ्रूण में दो बीजपत्र थे, एक बीजपत्री भ्रूण में एक ही बीजपत्र होता है। और घासकुल, घासकुल जिसको पोएसी कहते हैं, पुराना नाम ग्रेमिनी है, जिसमें घासें आती हैं। जितने भी हम लोग खाद्यान्न खाते हैं, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, वो सब घासकुल से संबंधित है, पोएसी। पोएसी कुल में इस अकेले बीजपत्र को बीजपत्र नहीं बोलकर इसको लिए नाम आ जाता है स्कूटेलम, क्योंकि ढाल नुमा आकृति है। देखो,
कोई जैसे अपने सिर को बचाने के लिए हाथ को डाल जैसे करता है, वैसे ये दिख रहा है। इसलिए इस एकलौते बीजपत्र को स्कूटेलम कहते हैं, बीजपत्र भी कह सकते हैं। फिर ये एक दिन शायद पहले भी मैंने आपसे चर्चा की, तो मैंने कहा कि सर्वाधिक विकसित पादप एंजियोस्पर्म में विकसित पादप एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्रियों से ज़्यादा विकसित एक बीजपत्री है। और जैविक उद्विकास की दृष्टि से देखें तो द्विबीजपत्रियों से ही एक बीजपत्री में विकास हुआ है। ये दूसरा बीजपत्र है जो कि अवशेषी है, अवशेषी दूसरा बीजपत्र जिसको एपीब्लास्ट कहते हैं, ठीक है, अवशेष के रूप में है। तो ये एक ही बीजपत्र मुख्य रूप से, जिसको स्कूटेलम बोल दिया गया घास कुल में। अब बाकी लगभग वर्णन वही है जो एक बीजपत्री द्विबीजपत्री भ्रूण में था, कि इसमें एक बीजपत्र और भ्रूणीयक्ष है। और फिर से वही दो नाम वापस, कि भ्रूणीयक्ष का वह भाग जो बीजपत्र के जुड़ने के स्तर, ये बीजपत्र के जुड़ने का स्तर है, इससे नीचे स्थित है, वो हो गया हाइपोकोटाइल या हाइपोकोटिल के दो बीजपत्राधार। इसका अंतिम सिरा रेडिकल यानी मूलांकुर, मूलांकुर के ऊपर मूल गोप का आवरण, ठीक है। ऐसे ही भ्रूणीयक्ष का भाग जो बीजपत्र के जुड़ने के स्तर से ऊपर स्थित है, उसको कहेंगे एपिकोटाइल या एपिकोटिल या बीजपत्रोपरिक। इसका अंतिम किनारा जो होता है वो प्रांकुर कहलाता है। प्रांकुर को अंग्रेजी में बोलते हैं प्ल्यूम्यूल, PLUMULE, ठीक है, प्ल्यूम्यूल। अब इसमें इसके जो प्रांकुर है उसमें शूट एपेक्स लिखा है, आद्य पर्ण होती हैं, छोटी छोटी पर्ण की कलिकाएं होती है, उसके लिए लिखा है। एक बीजपत्री भ्रूण में दो अतिरिक्त संरचनाएं और है, कि जो प्रांकुर है उसके ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण और पाया जाता है, अविभेदित परत का आवरण और पाया जाता है, सुरक्षात्मक आवरण। उसके लिए नाम है हिंदी में प्रांकुर चोल, प्रांकुर के ऊपर आवरण प्रांकुर चोल, और इंग्लिश में बोलते हैं कोलियोप्टाइल। ऐसे ही मूलांकुर के ऊपर का आवरण मूलांकुर चोल, मूलांकुर चोल अंग्रेजी में कहें तो इसका नाम है कोलियोराइजा। तो एक प्रांकुर चोल, एक मूलांकुर चोल, अतिरिक्त बातें आ गई, बाकी संरचना एक जैसी है। ये प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल केवल और केवल एक बीजपत्री भ्रूण में है, द्विबीजपत्री भ्रूण में इनका उल्लेख नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री बीज पर चर्चा करते हैं। बीज का विकास। तो हमने देखा कि जो बीजांड है, एक बार पहले चर्चा की थी, बीजांड से ही बीज का विकास होता है। तो ये अपनी राजस्थान बोर्ड की किताब से देखते हैं, ये बीजांड था। निषेचित बीजांड को ही बीज कहते हैं, निषेचित बीजांड को ही बीज कहते हैं। अब बीज के में जो बीजांड के विभिन्न भाग परिपक्व होकर बीज का रूप ले लेते हैं। अब किस भाग में क्या परिवर्तन होगा, ये देखने के लिए एक टेबल आपकी राजस्थान बोर्ड की किताब में है और अपने नोट्स में भी है, कि पार्ट ऑफ ओव्यूल, पार्ट ऑफ सीड लिखा है, यानी बीजांड का भाग वो बीज में किस रूप में परिवर्तित होता है उसका, ठीक है। फ्यूनिकल यानी बीजांड वृंत, ये बन जाता है बीज वृंत, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाइलम वो भी है, परिवर्तित रह गया। हाइलम आपको बताया था कि जिस स्थान से बीजांड वृंत बीजांड से जुड़ता है, उस अटैचमेंट को, उस संगम स्थल को हाइलम बोलते हैं। फिर न्यूसेलस जिसको हिंदी में बोलते हैं बीजांड काय, वो प्राय सभी में नष्ट हो जाता है, अपरासित हो जाता है। लेकिन कुछ पादप जैसे मुख्य रूप से काली मिर्च इसका उदाहरण है, काली मिर्च के बीज में ये अवशिष्ट रूप में पाया जाता है और उसको बोलते हैं भ्रूण पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं परिभ्रूणपोष, परिभ्रूणपोष कहते हैं, ठीक है। ये कुछ एक पादपों में मुख्य उदाहरण इसका काली मिर्च है। फिर अध्यावरणों की चर्चा करें तो जो अध्यावरण हैं उनमें बाह्य अध्यावरण, बाह्य बीज चोल बन जाएगा, अध्यावरण बन गए बीजावरण, सीड कोट अंग्रेजी में। बाह्य बीजावरण को नाम हो गया टेस्टा जो बाह्य अध्यावरण से बना है, और आंतरिक बीजावरण का नाम हो गया टैगमेन, ठीक है। फिर हम लोग
चर्चा करते हैं। अंदर भ्रूणकोश वाला पोर्शन, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए थे। उसमें प्रतिमुखी कोशिकाएं नष्ट हो गई थी, सहायक कोशिकाएं भी नष्ट हो गई थी, और जो अंड कोशिका थी उससे युग्मनज, युग्मनज से भ्रूण बन गया था, और केंद्रीय कोशिका से बना था भ्रूणपोष, भ्रूण का पोषण। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें लिखा है। ये देखो, सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स डीजनरेट, एक सेल से एम्ब्रियो, और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस लिखा है, हम लोग इसको सेंट्रल सेल कहेंगे। एनसीईआरटी पर ज़्यादा अपन निर्भर रहेंगे। उससे क्या बन गया, भ्रूणपोष। ठीक है, ये बीज हो गया। अब एक चित्र आपको दिखाते हैं, द्विबीजपत्री बीज और एक बीजपत्री बीज का। तो बीज जो है वो दो प्रकार के मुख्य रूप से हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बीज। ये एक द्विबीजपत्री बीज का चित्र दिखा रहे हैं। इनका नामकरण पड़ा है बीज पत्रों की संख्या आधार पर। ये चने का बीज है, चने से आप सभी परिचित हैं। बाहर वाला कठोर बीजावरण टेस्टा, ठीक है। इसको जब उतारेंगे, इसको जब पानी में भिगो के रखेंगे तो कुछ अंकुरित होगा। तो जो अंकुरित होकर जो सबसे पहले बाहर निकलता है वो मूलांकुर निकलता है। ये छोटी बाहर निकलती है मूलांकुर, ठीक है। जो बीजांड द्वार था वो यथावत रहता है। बीजांड द्वार में से होकर पानी, ऑक्सीजन वगैरह अंदर प्रवेश करते हैं। अब इससे टेस्टा को उतारते हैं तो अंदर टेगमेन पतली परत के रूप में रहता है। फिर दोनों बीज पत्रों को, अंकुरित हो रहा था बीज, अंकुरित बीज पत्र जो बीज हो रहा था उसके दोनों बीज पत्रों को अलग करते हैं। तो ये कोटिलेडन यानी बीज पत्र, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बीज पत्र, ठीक है। अब देखो फिर से वही बीज पत्रों पर एक बीज पत्राधार पर चर्चा करते हैं। ये बीज पत्र के जुड़ने का स्तर ये है। इसके नीचे वाला भ्रूणी अक्ष बीज पत्राधार, इसके ऊपर वाला भ्रूणी अक्ष बीज पत्रोपरिक, बीज पत्राधार का अंतिम किनारा रेडिकल या मूलांकुर, बीज पत्रोपरिक का अंतिम किनारा प्ल्यूम्यूल या प्रांकुर, ठीक है। ऐसे एक बीजपत्री भ्रूण को भी आपको दिखाते हैं। एक बीजपत्री बीज को दिखाते हैं। ये मक्के का बीज है, तो बीज है तो इसका भ्रूणपोष दिखा रहे हैं। ये अंदर अंदर भ्रूण है, ठीक है। और ये मूलांकुर, ये प्रांकुर, ये मूलांकुर चोल, ये प्रांकुर चोल, ये बीज पत्र, इसमें भ्रूणपोष बचा हुआ है। पेरिकार्प जो अंडाशय निषेचन होने के बाद में पुष्प के अन्य सभी अंग प्राय झड़ जाते हैं। बाई दलपुंज, दलपुंज कुछ में बचे हुए रह जाते हैं, वो अलग से पढ़ लेंगे। पुंकेसर भी झड़ जाते हैं। जो जायांग था उसकी वर्तिका अगर झड़ जाती है, अंडाशय से फल बन जाता है, और अंडाशय के अंदर जो बीजांड थे उन बीजांडों से बीज बनते हैं, ठीक है। तो बीजों का वर्गीकरण हम लोग देख रहे थे। एक तो था एक बीजपत्री बीज, द्विबीजपत्री बीज। अब जब बीज पूर्ण विकसित हो जाता है, उसके अंदर अवशिष्ट भ्रूणपोष बचता है या नहीं बचता है, उसके आधार पर बीज पुनः दो प्रकार के हो जाएंगे, भ्रूणपोषी बीज और अभ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी बीज और अभ्रूणपोषी बीज या अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। ये देखो, ये रहा। तो अलग अलग किताब में थोड़ा इसके शब्द अलग अलग, हिंदी में भ्रूणपोषी अभ्रूणपोषी हो गया। पहला है भ्रूणपोषी बीज, इसके लिए देखो लिखा है नॉन एंडोस्पर्मस और एक्स एल्बुमिनस, ठीक है। एनसीईआरटी की किताब में इनको नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस बोला है, एक्स भी नहीं बोलकर नॉन इधर शब्द है एनसीईआरटी किताब में। और इनको नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक कह सकते हैं। नाम से स्पष्ट है, अभ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी बीज मतलब जिनमें भ्रूणपोष खत्म हो गया, यानी भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान जब भ्रूण द्वारा संपूर्ण भ्रूणपोष का उपभोग कर लिया जाता है। भ्रूण जब बन रहा था तो उस भ्रूण ने पूरे भ्रूणपोष को काम में ले लिया। तो अब ऐसे परिपक्व बीज में भ्रूणपोष न के बराबर होता है, नगण्य होता है, इसलिए हम कहते हैं अभ्रूणपोषी बीज। अधिकांश द्विबीजपत्री बीज इस श्रेणी में आते हैं। जैसे उदाहरण दिया देखो, मेजॉरिटी ऑफ डाइकोट्स बीज पत्र में रहते हैं। इनमें जो फिर संचित भोजन है,
अब जो भ्रूणपोष तो था भ्रूण के उपयोग के लिए, भ्रूण ने उपयोग में ले लिया। अब जब बीज अंकुरित होगा, जब तक उसमें पत्तियां नहीं लगेगी, जब तक वह प्रकाश संश्लेषण करके वो पादप नवोद्भिद आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, तब तक का पोषक पदार्थ उसके बीज पत्रों में संचित रहता है, द्विबीजपत्रियों में। तो मटर है, मूंगफली है, चना है, कुछ एक बीजपत्री में भी ऐसा हो सकता है, जैसे वेलिसिनेरिया जो कि है तो एक बीजपत्री लेकिन अभ्रूणपोषी बीज होता है। भ्रूणपोषी बीज या एल्बुमिनस सीड्स जो है उनमें भ्रूणपोष बच जाता है, यानी भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान भ्रूण द्वारा संपूर्ण भ्रूणपोष का उपभोग नहीं होता, भ्रूणपोष बच गया, उसमें बच गया भ्रूणपोष। तो यही भ्रूणपोष जब अंकुरित होगा और जब तक उसमें पत्तियां नहीं निकलेगी, तब तक जब तक उसमें आत्मनिर्भर नहीं होगा नवोद्भिद, तब तक वही भ्रूणपोष काम आएगा। अधिकांश एक बीजपत्री में ऐसी व्यवस्था है, एक बीजपत्रियों में। अभी जैसे हमने चने का बीज भी देखा था, सॉरी एक बीजपत्री में जैसे अभी हमने मक्के का बीज देखा था, उसमें भ्रूणपोष बचा हुआ था, तो वो इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे इधर लिखा है एग्जाम्पल में मेज़, बाजरा और कुछ द्विबीजपत्री जैसे अरंडी, कैस्टर। अरंडी एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पादप हैं, लेकिन इसमें भ्रूणपोषी प्रकार का बीज पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ अपना बीज से संबंधित टॉपिक भी आपका पूर्ण हो गया। कल ये चैप्टर हम लोग पूर्ण कर लेंगे, जिसमें हम फलों के बारे में चर्चा करेंगे और पीढ़ी एकांतर एक बार पुनः चर्चा करेंगे। एक दो और छोटी छोटी बातें इसमें रह गई, वो देखो, एक शब्द आता है एरिल। ठीक है, कुछ पादपों में बीजों के चारों ओर एक मांसल आवरण घेरा रहता है, सफ़ेद मांसल आवरण घेरा रहता है, उसको एरिल कहते हैं। लीची में खाने योग्य भाग एरिल ही है। ठीक है, वो बीज के बाहर जो सफ़ेद मांसल भाग है वो इसमें हो गया। ऐसे एक शब्द है कैरेंकल। कैरेंकल अरंडी के जो बीज है उनमें एक सफ़ेद प्लगनुमा संरचना पाई जाती है। अरंडी यूफोरबिएसी कुल का सदस्य। हाँ, तो एक सफ़ेद प्लगनुमा संरचना होती है बीजांड द्वार की तरफ, उसको कैरेंकल कहते हैं। ठीक है, ओपरकुलम भी बीजांड द्वार की ओर ढक्कनुमा संरचना ये है, हाँ, उसको ओपरकुलम कहते हैं। तो ये भी एक दो आपको उदाहरण याद रखने हैं। कैरेंकल को आपको चित्र के द्वारा हम लोग कल देखने का प्रयास करेंगे। तो एक बार देखते हैं चित्र। ये कैरेंकल आपके लिए दिखा रहे हैं, अरंडी का बीज है, इसके ऊपर ये देखो सफ़ेद ढक्कनुमा प्लगनुमा संरचना है, ये कैरेंकल है, ये कैरेंकल। ठीक है, तो कल अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अध्ययन करते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अध्ययनशील बने रहें।